ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा हुआ है ना। अब टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन से डील करना था। तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करूं तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होने वाले हैं। आई विल ट्राई टू कवर ऑल 3 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ नॉट, आई विल कवर द फर्स्ट 2 इन दिस वीडियो, और लास्ट वाला टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो मैं कंबाइन करा दूंगी आपके नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यस, तो अगर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करूं तो बहुत ही इजी थियोरेटिकल टॉपिक होने वाला है। स्टेट एग्जाम्स में एक आध ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस हैं, तो देख लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। और बिफोर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एक और छोटा थियोरेटिकल टॉपिक है, आई विल वाइंड इट अप इन 2 मिनट्स, वो देख लेते हैं। थोड़ा सा ना वेदर सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में नहीं डील करने वाली हूँ, मैं आपसे रेनफॉल सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाली हूँ। मतलब इंडिया में किस किस ड्यूरेशन में किस किस रीजन में रेनफॉल रिसीव होने के चांसेस हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ड्यूरेशन तो डिस्कस करेंगे, साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि विंड कौन सा रोल प्ले करने वाला है, डायरेक्शन जो विंड का होने वाला है उसका इन्फ्लुएंस कितना होने वाला है रेनफॉल में, वो थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो अगर वेदर सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ, सॉरी रेनफॉल वेदर सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करूँ तो इसको भी 3 पार्ट में ब्रॉडली क्लासीफाई करूँगी। ठीक है, कौन कौन से 3 होने वाले हैं पता है हमको? पहला तो सबसे कॉमन कौन सा होगा? मोस्ट कॉमन वन इज दी मॉनसून। ठीक है, तो जो सबसे पहला मॉनसून सीजन के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो जो सबसे पहला पॉइंट कंसिडर करूंगी वो कौन सा होने वाला है? ड्यूरेशन। और अगर ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ मॉनसून सीजन की, तो लेट मई और अर्ली जून से स्टार्ट समझ सकती हूँ, है ना। तो मॉनसून सीजन का अगर स्टार्ट देखना हो मुझे तो मैं क्या कंसिडर करूं? 4th वीक ऑफ मई यानी लेट मई कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, 4th वीक ऑफ मई। ठीक है, से कब तक? अर्ली अक्टूबर तक मॉनसून कंसिडर कर सकते हैं, वही करते हैं। ठीक है, तो 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक मैं ना मॉनसून कंसिडर कर रही हूँ। अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इंडिया का कौन कौन सा पार्ट रेनफॉल रिसीव करेगा, अगर इसके बारे में बात करनी हो तो majority of India। ठीक है, majority of India receives rainfall during this particular period। किसके अलावा? majority of India receives rainfall during this period except तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन दोनों के अलावा मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रेनफॉल रिसीव करेगा। ठीक है, तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स में रेनफॉल होता है इस पर्टिकुलर टाइम में, बट मेजॉरिटी ऑफ तमिलनाडु डज नॉट रिसीव रेनफॉल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं ये पूरा डिस्कशन कर रही हूँ वो है विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया का सदर्न पार्ट कंसिडर करूंगी, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके ये जो विंड्स हैं ये कौन से विंड्स हैं? साउथ वेस्ट विंड्स हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो आपका रेनफॉल अगर कराएंगे कौन से पीरियड में? मॉनसून सीजन की अगर बात करूं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो साउथ वेस्ट विंड्स होने वाली हैं, साउथ वेस्ट विंड्स ब्रिंग रेनफॉल किस पर्टिकुलर टाइम में? मॉनसून सीजन में। हो गया। अब अगर तुरंत दूसरे सीजन में स्विच करूंगी तो मॉनसून के बाद कौन सा सीजन कंसिडर करूंगी? पोस्ट मॉनसून। ठीक है, तो सेकंड मैंने कंसिडर कर लिया पोस्ट मॉनसून। और अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो पोस्ट मॉनसून का ड्यूरेशन क्या कंसिडर करूं? अगर मॉनसून का 4th वीक ऑफ मई टू 1st वीक ऑफ अक्टूबर अगर मॉनसून कंसिडर करते हैं तो मैं पोस्ट मॉनसून का थोड़ा सा ड्यूरेशन 1st वीक ऑफ नवंबर ले लूं क्या? 1st वीक ऑफ नवंबर से कब तक कंसिडर कर लूँ? 2nd वीक ऑफ दिसंबर तक। कूल, क्योंकि दिसंबर के बाद तो उधर से मैं क्या लूँगी? फिर मैं विंटर कंसिडर करूँगी। ठीक है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर टाइम में रेनफॉल कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ने तो पहले ही रिसीव कर लिया था मॉनसून पीरियड में। अब पोस्ट मॉनसून में तमिलनाडु रेनफॉल रिसीव करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि तमिलनाडु में मुझे रेनफॉल देखने को मिल गया इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा होने वाला है? विंड डायरेक्शंस।
तो ठीक है, फिर से मैं अपना थोड़ा सदर्न पार्ट बनाती हूँ यहाँ पे। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई ड्राइंग। आपको पता है ये तमिलनाडु का जो रीजन है ये रेनफॉल रिसीव करेगा। इसमें कौन सा विंड डायरेक्शन रोल प्ले करेगा? दिस वन, एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। किस ड्यूरेशन में? पोस्ट मॉनसून की ड्यूरेशन में। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल कहाँ बचा है? जम्मू एंड कश्मीर में बचा हुआ है। वो मैं कब देखने को मिलेगा? विंटर के ड्यूरेशन में देख सकते हैं। तो मैं थर्ड सीजन में स्विच करती हूँ। कौन सा है आपका? विंटर सीजन। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो विंटर का ड्यूरेशन में कितना समझ लूँ पहले? 4th वीक ऑफ दिसंबर से 4th वीक ऑफ फेब तक कंसिडर कर सकती हूँ क्या विंटर का ड्यूरेशन? ठीक है, तो 4th वीक ऑफ दिसंबर टू कितना बोला मैंने आपको? 4th वीक ऑफ फेब। कूल। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पता है कि कहाँ रेनफॉल नहीं हुआ है। रेनफॉल एंड स्नोफॉल कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो देख लिया मैंने रेनफॉल एंड स्नोफॉल किस ड्यूरेशन में? 4th वीक ऑफ दिसंबर से लेके 4th वीक ऑफ फेब तक। ठीक है, ठीक। अब अगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा विंड डायरेक्शंस के बारे में बात करूँ तो आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, पूरा इंडिया कंसिडर करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा ना डायग्राम पे फोकस नहीं करेंगे, मतलब क्या रखा है इसमें, हम तो विंड डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहीं फोकस रखेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि साउथ वेस्ट विंड्स क्या कोई भी रोल प्ले करेंगी जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल के लिए? क्या इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स थी वो कोई रोल प्ले करेंगी जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल के लिए? नो। कैसे होगा ऐसा? नीचे तो इक्वेटोरियल रीजन है ना, और मुझे क्या चाहिए? विंटर सीजन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कोल्ड ब्रीज। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से मुझे कोल्ड ब्रीज मिलेगा जो रेनफॉल और स्नोफॉल कॉज कर पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में? नो। तो ये तो भाई बिल्कुल ही कैंसिल है, कोई पॉइंट नहीं है। अब जो इधर से विंड है, क्या ये रेनफॉल स्नोफॉल कॉज करेगी जम्मू एंड कश्मीर में? नो, बिकॉज दिस इज द बॉर्डर सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या जो रेनफॉल अब जो क्या विंड्स इधर से आएंगी ये आपके लिए कोल्ड ब्रीज लेके आएंगे, और क्या इनकी वजह से स्नोफॉल और रेनफॉल होगा जम्मू एंड कश्मीर में? यस। ये जो कौन सा पार्ट है? ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो कोल्ड ब्रीज आएगी दैट कॉजेज रेनफॉल एंड दैट कॉजेज स्नोफॉल वेयर? इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग रेनफॉल। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, देख लिया हम लोगों ने। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? विंड डायरेक्शन के बारे में। तो मानसून के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है विंड डायरेक्शन? साउथ वेस्ट। अगर बात करूँ पोस्ट मानसून के लिए तो नॉर्थ ईस्ट, और अगर बात करूँगी विंटर के लिए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आई होप ये क्लियर होगा। बस ये छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, देख लिया हम लोगों ने। अब स्विच करती हूँ तुरंत किसमें? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में। नोट करिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होने वाला है वो सबसे इजी, ठीक है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कौन सा है? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। आपको वाटर साइकिल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, उसके एक अलग से वीडियो भी है उसकी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन आपको समझाना हो तो एक बेसिक डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक वाटर सोर्स है, कोई भी सी ले, कुछ भी समझिए।
आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बना देती हूँ सन। ठीक है, अब आपको पता है बहुत अच्छे से मैंने आपको वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है, तो आपको पता है कि पहला प्रोसेस अगर वाटर साइकिल का बात करूंगी तो क्या होना था, इवापोरेशन। इवापोरेशन दिखा देती हूँ मैं आपको, ये दिखा दिया मैंने आपको इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद कौन सा प्रोसेस था, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, वो कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो क्लाउड्स फॉर्म हो गए, डन। क्लाउड्स फॉर्म हो गए तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वहीं पूरा प्रेसिपिटेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो क्लाउड्स फॉर्म हुए तो क्लाउड्स क्या करेंगे, अपने पोजीशन से मूव करेंगे आगे, किसके साथ, ब्लोइंग विंड के साथ। तो मेरे क्लाउड्स ब्लोइंग विंड के साथ आगे मूव करने लगे। ठीक है, अब जब क्लाउड्स आगे मूव कर रहे थे तो उनको रास्ते में ना एक बैरियर मिल गया। क्या बैरियर था वो, इट वॉज अ ह्यूज माउंटेन। ये लीजिए, अब क्लाउड्स क्या करेंगे, क्लाउड्स को तो आगे मूव करना है ना, बट बीच में उनको मिल गया बैरियर। क्या कर सकते हैं, नाउ क्लाउड्स विल डिसाइड टू मूव टू हायर एल्टीट्यूड और इसको ऐसे क्रॉस करके जाने की कोशिश करेंगे बैरियर को। ठीक है, तो चलो क्लाउड्स ने की ट्राई ये हायर एल्टीट्यूड में मूव करें। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वाटर साइकिल में भी चीज़ समझाई थी कि जब क्लाउड्स हायर एल्टीट्यूड में मूव करेंगे तो वहाँ पे वो क्या फेस करेंगे, टेम्परेचर चेंज। अब जब टेम्परेचर चेंज फेस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लाउड्स तो क्या हुआ कि हायर एल्टीट्यूड पे गए और वहाँ पे वेदर चेंज जब उन्होंने फेस किया ना तो वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो प्रेसिपिटेशन हुआ है दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, नथिंग एल्स। बस इतनी सी बात थी, कुछ तो ठीक है इधर में मूव कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा बट बहुत लाइट प्रेसिपिटेशन थोड़ा होगा। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और वही मैं आपको बता दूं कि इस तरफ ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज द विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि इवापोरेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स मूव करें मूविंग विंड के साथ, रास्ते में उनको मिल गया बैरियर। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो गए हायर एल्टीट्यूड पे, वहां उन्होंने टेम्परेचर चेंज फेस किया, प्रेसिपिटेशन हो गया। वो जो प्रेसिपिटेशन हुआ दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, जो मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है। बहुत सिंपल सी चीज थी। अगर मेरे को इसके की पॉइंट्स लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगी, दैट जो मेरा विंडवर्ड साइड है दैट विल रिसीव हैवी रेनफॉल। ठीक है, विंडवर्ड हैवी। ओके, और अगर लीवर्ड की बात करूं तो लीवर्ड कैसा रेनफॉल फेस करेगा, लाइट। सिंपल सी बात। एंड ऑल्सो अगर कोई इसका बेसिक एक बुलेट पॉइंट याद रखना हो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का तो क्या याद रखेंगे, प्रेसिपिटेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू माउंटेन एज अ बैरियर। ठीक है, तो मुझे ये याद रखना है कि ये क्यों होता है, माउंटेन एज अ बैरियर की वजह से। ठीक है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको पता है वही सेम चीज़ें बोलनी है। व्हेन क्लाउड्स वर मूविंग अलॉन्ग विद द ब्लोइंग विंड, क्या आ गया उनके सामने, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। दे फेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन in form of a huge mountain, so they decided to move to the higher altitude to cross the mountain. While moving to the higher altitude they faced some temperature changes due to which precipitation took place and that precipitation is known as orographic precipitation. अगर basic definition चाहिए होगा तो ठीक है, nobody is going to ask you about the definition, but आपको ये पता होना चाहिए कि mountain as a barrier की वजह से क्या होता है, precipitation होता है and that precipitation is orographic precipitation. ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। ये प्रेसिपिटेशन मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स फेस ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओके, बस दिस इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें। तो मेरा फर्स्ट टाइप यहाँ खत्म होता है। देख लिया मैंने ओरोग्राफिक। अब स्विच करती हूँ आपके लिए सेकेंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में एंड दैट इज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। उसके बारे में थोड़ा बात करती हूँ। तो अगर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन का एक ही की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस के बारे में बात करने वाली हूँ। अब दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस के बारे में क्या बात करने वाली हूँ, डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट, अपोजिट, है ना। एयर मासेस के बारे में बात कर रही हूँ और डिस्टिंक्ट एयर मासेस बोल रही हूँ मैं। अगर बेसिकली कोई आपसे पूछे कौन सा सेकेंड टाइप बता रही हूँ, फ्रंटल। ठीक है ना, क्या बोला मैंने,
फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हो गया। अगर कोई आपसे पूछे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में तो इट इज बेसिकली क्या है, इट इज द इंटरफेस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस। अब अगर डिस्टिंक्ट एयर मासेस की बात हो रही है मतलब डिफरेंट अपोजिट कैसे बोल सकते हैं, लाइट हैवी कोल्ड वार्म, ठीक है। तो मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, कोल्ड और वार्म दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली ये ले लिया मैंने कोल्ड, ठीक है, और ये मैंने ले लिया वार्म, ठीक है, और इनके बीच का ये जो इंटरफेस है दिस इज दी फ्रंट। अब यहीं से पूरा गेम चेंज होगा। मैं ना फ्रंटल प्रेसिपिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, और आपको और क्लैरिटी दूंगी अभी उसके लिए। तो मैंने पहले ले लिया वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, FP से डिनोट कर दे रही हूँ, ठीक है, और मैंने एक ले लिया क्या, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, FP से डिनोट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ठीक है, मैंने ना दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस के बारे में बात करनी है। मैंने दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस ले ली। क्या क्या ली मैंने, ये ले लिया मैंने, ये लिया मैंने, अच्छा ठीक है एक मिनट ना, ये ले लिया मैंने वार्म एयर, ठीक है, और ये मैंने ले लिया कोल्ड एयर, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपका जो वार्म एयर है वो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, मैंने कंसिडर किया कि जो मेरा वार्म एयर है वो मूविंग कंडीशन में है, वेयर जो मेरा कोल्ड एयर है वो स्टैटिक कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो अपने पोजीशन पे स्टैटिक है, ठीक है। अब वार्म एयर तो मेरा मूविंग कंडीशन में है, वो मूव कर रहा है, मूव करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल कोल्ड एयर के बगल में आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा, मेरा वार्म एयर पुश करने की कोशिश करेगा कोल्ड एयर को, बट क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर, पता है हमको, तो कोल्ड एयर मूव नहीं करेगा अपने पोजीशन से। अब वार्म एयर क्या करेगा, उसको तो ये बैरियर क्रॉस करना है ना, तो वो वही ट्राई करेगा, किसने, जो हमारे क्लाउड्स ने ट्राई किया था माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, वो हायर एल्टीट्यूड में मूव करेगा एंड दिस वार्म एयर विल ट्राई टू पास दिस कोल्ड एयर एंड मूव फॉरवर्ड। बट क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सेम फिनोमिना में मेरा वार्म एयर ऊपर मूव किया, यहाँ पे उसको क्या टेम्परेचर चेंज फेस करना पड़ा, और क्या हो गया पता है हमको, हो गया प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नाउ दिस प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट ये जो प्रेसिपिटेशन हुआ दिस इज वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। अब सेम चीज़ उठा के रख रही हूँ मैं कोल्ड एयर के लिए, बेसिक चेंजेस के साथ। मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने ले लिया एक कोल्ड एयर, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने मेरा वार्म एयर। आपको पता है मैंने क्या बोला इस बार, मैं कोल्ड एयर को रख रही हूँ मूविंग, ओके, और वार्म एयर को रख रही हूँ स्टैटिक। अब सेम चीज़ें, कोल्ड एयर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर के बगल में आके रुक गया। अब कोल्ड एयर विल ट्राई टू पुश वार्म एयर, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर हैवियर है, वो वार्म एयर को पुश कर लेगा, ठीक है। वार्म एयर तुरंत अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होकर ऊपर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जब मेरा वार्म एयर ऊपर मूव हुआ तो फिर सेम फिनोमेना क्या होने वाला है, टेम्परेचर चेंज, एंड इट विल कॉज क्या, प्रेसिपिटेशन। सेम चीज़ है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन इज नोन एज द कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। तो अब अगर मुझे इसके बुलेट पॉइंट्स बनाने हो तो मैं क्या बनाऊंगी, अगर वार्म एयर के लिए मेरे को बात करनी हो तो वार्म एयर के लिए क्या लिखूंगी, वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड, हो रहा है कवर, आपका वार्म एयर इस कोल्ड एयर को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो लार्ज एरिया इज कवर्ड। अब अगर आपको पता है कि अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो रेनफॉल कैसा होगा, लाइट टू मॉडरेट होगा, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने मिलेगा मुझे किसमें, वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में। अब अगर उसी चीज़ को मैं आगे मूव करूं, कहाँ आ जाऊं,
कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में अगर आ जाऊँ तो आपको पता है बहुत कम एरिया कवर करना पड़ता है ना। भाई कोल्ड एयर आया, उसने क्या किया, वार्म एयर को पुश करने की कोशिश की, वार्म एयर सडन तुरंत उसने ऊपर मूव कर लिया अपने पोजीशन से, ठीक है। एरिया कितना कवर हो रहा है, बहुत कम, है ना। तो ठीक है, लिख देती हूँ लेस एरिया इज कवर्ड। और मुझे पता है कि अगर लेस एरिया कवर हो रहा है तो रेनफॉल कैसा देखने को मिलेगा, हैवी। तो मैं विटनेस करूँगी यहाँ पे हैवी रेनफॉल, ठीक है। दिस इज इट। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी अगर आप फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो। दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसमें। मैंने वार्म और कोल्ड कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। वार्म एयर में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, वार्म एयर मूविंग कंडीशन में था, कोल्ड एयर स्टैटिक था। वार्म एयर मूव किया और कोल्ड एयर के पास आ गया। उसने क्या किया, ट्राई किया पुश करके रिप्लेस करने का कोल्ड एयर को। कोल्ड एयर हैवी है, नहीं मूव होगा। सो वार्म एयर डिसाइडेड टू पास द एंटायर कोल्ड एयर और आगे मूव करने का। जब ये इस प्रोसेस में वो पास करने की कोशिश कर रहा था, वो हाई एल्टीट्यूड पे गया, वहाँ टेम्परेचर चेंज फेस करना पड़ा, प्रेसिपिटेशन हुआ। दैट पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। सेम चीज़ मैं यहाँ लेके आ गई, यहाँ मैंने कोल्ड को मूविंग रखा, वार्म को स्टैटिक रखा। कोल्ड एयर गया और उसने आराम से रिप्लेस कर दिया वार्म को, बिकॉज वार्म इज लाइटर। वो जैसे ही मूव किया, थोड़ा सा सडन इंक्रीज हुआ उसके किसमें, हाई एल्टीट्यूड पे। वहाँ गया, उसने क्या फेस किया, टेम्परेचर चेंज और प्रेसिपिटेशन हो गया। दैट पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन इज कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। मैंने बात कर ली एरिया कवर्ड की, मैंने बात कर ली रेनफॉल की। तो दिस इज इनफ फॉर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। हम लोगों ने देख लिया 2 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन कौन से, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल। कल की वीडियो में मैं आपके साथ कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो लास्ट टाइप है वो डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद मैं उसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जहाँ हम थोड़ा ना रेन गेजेस के बारे में बात करेंगे, रेन गेज नेटवर्क के बारे में बात करूँगी मैं आपसे, ठीक है। मिसिंग रेनफॉल डेटा वगैरह तो आगे की वीडियोज़ में आएगा, बट कल हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, डायरेक्टली स्विच करेंगे न्यूमेरिकल्स में कन्वेक्टिव के बाद। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा विंड डायरेक्शन, एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में भी बात करूँगी, एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए आई नीड टाइम। और उसके बाद तो स्विच करूँगी मैं रेन गेजेस में, रेन गेज नेटवर्क, नंबर ऑफ रेन गेजेस यू नीड, नंबर ऑफ रेन गेजेस, स्टेशंस के बारे में डिस्कस करूँगी, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, अगर आपको रेन गेजेस निकालने हो तो कैसे पता चलेगा, रेनफॉल इंटेंसिटी निकालनी हो, अगर नंबर ऑफ रेन गेजेस दिए हो तो कैसे पता चलेगा, कैचमेंट एरिया का क्या रोल होने वाला है, वो सब आराम से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर होंगी। सो वी आर डन फॉर द वीडियो टुडे, एंड येस आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो, and also don't forget to press the bell icon. Thank you.